से बेशुमार फ़ायदे उठा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा दौर का इंसान साइंसी लिहाज से जितनी तरक्की कर चुका है, उसने ज़िंदगी में बहुत सी आसानियां पैदा कर दी हैं, और शायद आज के जदीद दौर में आम इंसानों को भी जदीद साइंस की वजह से वो सहूलतें मुयस्सर आ गई हैं जिनका चंद सदियों पहले कोई बादशाह तक तसव्वुर नहीं कर सकता था। लेकिन दोस्तों, साइंस और कुदरती वसाइल के इस्तेमाल में रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है जितना कि ये फ़ायदा पहुंचाते हैं। जदीद दौर में बिलाशुबा एटमी तवानाई इंतहाई सस्ती बिजली बनाने का अहम तरीन ज़रिया है, लेकिन ये एटमी बिजली घर बाज़ औक़ात इंतहाई भयानक और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसानात का भी बायस बन जाते हैं। हमारी ये वीडियो ऐसे ही एक एटमी हादसे के बारे में है जो 1986 में सोवियत यूनियन के मुल्क यूक्रेन के शुमाल में बेलारूस की सरहद के इंतहाई करीब एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन चेरनोबिल में पेश आया था। इंसानी तारीख का यह सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसा चेरनोबिल, जिसमें हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 400 गुना ज़्यादा तापकारी खारिज हुई, कैसे हुआ? इससे कितना नुकसान हुआ था? इसकी वजह क्या थी? किस तरह सारा यूरोप इसकी वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच गया था? इसके असरात कब तक बाकी रहेंगे और इस हादसे की जगह पर आजकल क्या हो रहा है, आइए सब जानते हैं। हादसे के वक्त इस तजर्बागाह के कुल 4 न्यूक्लियाई रिएक्टर काम कर रहे थे, जबकि 2 रिएक्टर ज़ेरे तामीर थे। 25 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक तजुर्बा होना था। इस तजुर्बे का मकसद इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बंद हो जाने की सूरत में रिएक्टर को ठंडा रखने के प्रोसेस को टरबाइन जनरेटर्स की मदद से जारी रखना था। इस तरह के 3 नाकाम तजुर्बात पहले हो चुके थे और अब ये चौथा मौका था। प्लान के मुताबिक 25 अप्रैल की रात 1:06 पर तजुर्बे के इब्तदाई मराहल का आगाज हुआ, लेकिन 2 बजे के करीब इलाके का एक और पावर स्टेशन अचानक बंद हो जाने के बायस इस तजुर्बे को रोकना पड़ गया, ताकि बंद होने वाले स्टेशन की वजह से होने वाली पावर सप्लाई की कमी को पूरा किया जा सके। हालात बेहतर हो जाने पर तजुर्बे को दोबारा शुरू किया गया, लेकिन 26 अप्रैल की रात 12:05 पर अचानक दर्जे हरारत बढ़ना शुरू हो गया और भाप बनना शुरू हो गई। किसी तरह कोशिशें करके भाप बनने के अमल को रोका गया। इस तरह इन अचानक से होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों ने ओवरऑल रिएक्शन को अनस्टेबल कर दिया। 1:23 पर तजुर्बे के सबसे अहम मरहले का आगाज हुआ, जब टरबाइन जनरेटर्स को फाल किया गया। लेकिन टरबाइन जनरेटर्स का मोमेंटम यानी रफ्तार अचानक इतनी कम हो गई कि ये वाटर पंप को ना चला पाया और पानी की रवानी मुतासिर हुई, जिससे रिएक्टर का दर्जा हरारत बढ़ गया और दोबारा से बड़ी मिकदार में भाप बनना शुरू हो गई। उस वक्त पूरा शहर अपने घरों में सुकून से सो रहा था। ऐसे में अचानक न्यूक्लियर पावर प्लांट की जमीन लरजने लग जाती है और कुछ सेकंड्स बाद एक जोरदार धमाका होता है। रिएक्टर 4 की 1200 टन वजन की छत उड़ जाती है और आग लग जाती है। लोगों में खौफो हिरास फैल जाता है और किसी को कुछ समझ नहीं आती कि क्या हुआ है। यूरेनियम और ग्रेफाइट के बुखारात हवा में फैलना शुरू हो जाते हैं, जिन पर काबू पाना नामुमकिन है। कहा जाता है कि तापकारी मादे और शुआओं से भरपूर ये आग आसमान में 3000 फीट से भी ऊपर तक गई थी। तारीख का सबसे तबाहकुन न्यूक्लियर हादसा हो चुका था और फिलहाल दुनिया इससे बेखबर थी। मौके पर मौजूद आग बुझाने वाले अफराद हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए आग बुझाने की कोशिशें करते रहे। ये तमाम लोग बगैर किसी हिफाजती इंतजामात के आग बुझा रहे होते हैं और रेडियो एक्टिव यानी तापकारी शुआओं के जोन के अंदर अपनी जिंदगी खतरे में डाले हुए होते हैं। याद रहे कि तापकारी शुआएं और मादे इंसानों बल्कि हर जानदार के लिए इंतहाई खतरनाक होते हैं। ये अल्फा और बीटा पार्टिकल्स खारिज करते हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से इंसान पर असर करते हैं। ये बराह रास्त भी इंसानों की जिल्द पर असर करते हैं और सांस के जरिए भी जिस्म में जाकर मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं। इसके अलावा स्किन बर्न्स और रेडिएशन सिकनेस का बायस बनते हैं। ये सेल्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। धमाके की कुछ देर बाद 2 अफराद की मौत हो जाती है। सुबह तक रेडियो एक्टिव ज़र्रात
بادلوں کی صورت میں اکٹھے ہونے لگ جاتے ہیں۔ تباہ ہونے والے ری ایکٹر کے سب سے نچلے حصے میں تقریباً 500 فیٹ نیچے اب بھی گریفائٹ جل رہا ہوتا ہے، جس کی حرارت سے وہاں موجود 1200 ٹن یورینیم اور دوسرے خطرناک تابکاری مادے پھیل رہے ہوتے ہیں اور اس سے خطرناک پارٹیکلز اور شعاعیں خارج کر رہے ہوتے ہیں۔ 28 اپریل تک ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز کے بادل تقریباً 1000 میل دور سویڈن تک پہنچ جاتے ہیں۔ سویڈن میں واقع فورسمارک نیوکلیر پاور پلانٹ کے قریب لگے تابکاری ماپنے والے آلات میں اچانک تابکاری کا لیول خطرناک حد تک پہنچ جاتا ہے۔ فورسمارک کا عملہ پہلے تو گھبرا جاتا ہے کہ یہ تابکاری ان کے پلانٹ سے خارج ہو رہی ہے شاید، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تابکاری ذرات اور شعاعیں کسی اور جگہ سے آ رہی ہیں۔ اس طرح سویڈن سوویت یونین کے حکام کو الرٹ کرتا ہے، جو ابھی تک اس واقعے کی ہولناکی سے یا تو واقعی بے خبر تھے یا پھر جان بوجھ کر دنیا سے چھپا رہے تھے۔ سویڈن تک تابکاری کے اثرات کا پہنچ جانا اس کا صاف مطلب تھا کہ پورا یورپ بھی ان ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز کے باعث خطرے کی زد میں آ چکا ہے۔ سویڈن کے الرٹ ہونے کے بعد ریت اور بورک ایسڈ کے تھیلے ہیلی کاپٹر کی مدد سے نیچے لگی آگ پر پھینکے جانے لگے۔ ریت اور بورک ایسڈ تابکاری کے اثرات کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا بلکہ ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ری ایکٹر میں لگی آگ اور شعاعوں کے براہ راست اخراج کو تو ریت اور بورک ایسڈ ڈال کر روک دیا گیا تھا، لیکن اس ڈھیر کے نیچے یورینیم اور دیگر تابکاری مادوں کے پھیلنے سے درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے ری ایکٹر کی زمینی سطح پر دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ دھماکے کے شروع میں آگ بجھانے کے لیے ڈالے جانے والے پانی میں سے کچھ پانی اس زمینی سطح کے نیچے آ چکا تھا، اور اگر پگھلنے والا مادہ اس میں مل جاتا تو اس پانی نے اتنا گرم ہو جانا تھا کہ یہ دوسرے دھماکے کا باعث بن سکتا تھا، جو پہلے دھماکے سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ اتنا خطرناک کہ چرنوبل کے آس پاس کے 225 کلومیٹر تک کے علاقے کو مٹا دیتا اور اس کے اثرات یورپ تک جاتے اور یورپ کو بھی خالی کروانا پڑ جاتا۔ فوری طور پر طے پایا کہ درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے لیڈ یعنی سیسے کا استعمال کیا جائے، لہٰذا ہیلی کاپٹر سے اس جگہ پر سیسا ڈالا گیا، جس سے درجہ حرارت کچھ حد تک کم ہو گیا۔ کچھ دن بعد تمام خطرات کے باوجود ایک زیر زمین راستے سے ری ایکٹر کے نیچے موجود اس پانی کو تو نکال دیا گیا، لیکن اس لیول کے نیچے بھی گراؤنڈ واٹر کا بڑا ذخیرہ موجود تھا، لہٰذا اب کسی مستقل حل کی ضرورت تھی۔ فیصلہ کیا گیا کہ ری ایکٹر تک پہنچنے کے لیے زیر زمین ایک سرنگ بنائی جائے اور پگھلتے یورینیم اور دیگر مادے کے نیچے زمین میں جگہ بنا کر کوئی کولنگ ڈیوائس رکھ دی جائے تاکہ پگھلنے کا یہ پروسیس رک سکے۔ چرنوبل کے آس پاس کے علاقوں سے کانکون چرنوبل آئے اور 15 دن کے اندر سرنگ بنا لی گئی۔ کام ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد ان میں سے کئی افراد کی موت واقع ہو گئی اور باقیوں کو زندگی بھر ریڈیشن سکنس کا سامنا رہا۔ سرنگ بننے کے بعد پگھلتے مادے کے نیچے کولنگ ڈیوائس رکھنے کے بجائے سیمنٹ بھر دیا گیا تاکہ پگھلتا مادہ مزید نیچے نہ جا سکے۔ اس کے بعد طے کیا گیا کہ ری ایکٹر کے ملبے کو ہٹایا جائے اور ختم کیا جائے تاکہ یہ سارا زون ریڈیشن فری ہو سکے، لیکن اس کام کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی ضرورت تھی۔ سوویت یونین کے حکام اب تک چرنوبل کے حادثے کو دنیا سے چھپا رہے تھے اور اس بارے میں ابھی تک آفیشلی کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ بالآخر سوویت یونین کے لیڈرز نے ٹیلی ویژن پر خطاب کیا اور دنیا کو چرنوبل میں ہونے والے حادثے اور درپیش خطرے کے بارے میں بتایا۔ اس خطاب کے بعد سوویت یونین کے ہر ملک سے ہزاروں لوگ چرنوبل بھیجے گئے۔ ان میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ ان کو لیکویڈیٹرز کا نام دیا گیا اور اس پورے مشن کو لیکویڈیشن آف چرنوبل کا نام دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر سے ایک خاص طرح کا مادہ ری ایکٹرز اور آس پاس کی جگہوں پر پھینکا گیا جو ریڈیو ایکٹیو شعاعوں اور مادے کے اثرات کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ زیادہ تر عمارتوں اور چیزوں کو بلڈوزر کی مدد سے زمین بوس کر کے اوپر سیمنٹ کی تہ لگا دی گئی تاکہ تابکاری کا اثر زائل ہو سکے۔ اس مشن میں شامل افراد مکمل حفاظتی لباس پہنے ہوئے ہوتے تھے۔
रिएक्टर नंबर 4 को मुकम्मल तौर पर अलग करने के लिए एक इंजीनियर ने एक बहुत बड़े कवर का आइडिया दिया, जिससे रिएक्टर को कवर कर दिया जाए ताकि मजीद रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हवा में खारिज ना हो सकें। ये स्टील और कंक्रीट से बनाया जाना था और इसकी चौड़ाई 550 फीट और लंबाई 215 फीट थी। ये सारा स्ट्रक्चर इसी एरिया में रहकर बनाना था, क्योंकि इतने बड़े स्ट्रक्चर को कहीं से लाना नामुमकिन था। ये काम मशीनों से नहीं हो सकता था, लिहाजा ताबकारी के खतरों के बावजूद इंसानों को खुद ही इस इलाके में जाना था। अब तक 12 हफ्ते गुजर चुके थे। आखिरकार इस कवर को बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और एक एक करके पीसीस को रिएक्टर के गिर्द जोड़ा जाने लगा। काम कामयाबी से जारी था कि एक और मसले का सामना हुआ। धमाके के दौरान ग्रेफाइट के हजारों टुकड़े उड़कर रिएक्टर की टूटी हुई छत पर गिर पड़े और ये इतनी ज्यादा तापकारी खारिज करते थे कि सिर्फ आधे घंटे में इंसान मौत का शिकार हो सकता था। अब रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू किया गया, जो इन ग्रेफाइट के टुकड़ों को नीचे फेंकते और नीचे मौजूद रोबोट्स इसको जमीन में दबा देते। लेकिन कुछ ही दिनों बाद तापकारी के बायस इन रोबोट्स में तकनीकी खराबियां पैदा होना शुरू हो गई और रोबोट्स नाकारा हो गए। इनकी जगह रूस के फौजियों ने ले ली, जिनको बायो रोबोट्स कहा गया। इन फौजियों को हिफाजती यूनिफॉर्म, मास्क, बूट और हिफाजती चश्मों से मुकम्मल तौर पर कवर किया गया। ये सारा सेफ्टी इक्विपमेंट तकरीबन 30 किलो तक वजनी था, लेकिन कुल 3500 3,500 अफराद ने इस काम में हिस्सा लिया। काम को मुकम्मल होने में 10 दिन लग गए। धमाके के 7 माह बाद सारा इलाका साफ कर लिया गया और रिएक्टर को कवर कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इलाके से रेडियो एक्टिविटी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं की जा सकी। इस हादसे से कितने अफराद की जान गई और कितने इससे मुतासिर हुए, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। कहीं हलाक होने वालों की तादाद 100 से भी कम बताई गई है, तो कहीं हजारों में ये तादाद है। मुख्तलिफ ज़राए से इस हादसे के नतीजे में होने वाली हलाकतों की तादाद 4 से 93,000 के दरमियान बताई जाती है। इस वाक़े के बरसों बाद भी लिक्विडेशन ऑफ चेरनोबिल और सुरंग बनाने में हिस्सा लेने वालों को अस्पताल जाने की मुसलसल ज़रूरत पेश आती रही। इन अफराद को दरपेश मसाइल को चेरनोबिल सिंड्रोम का नाम दिया गया। इन अफराद को रेडिएशंस की मदद से दिल, गुर्दे और फेफड़ों के मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। इनमें से आज भी बहुत से इन मसाइल से दो चार हैं और कुछ वफात पा चुके हैं। चेरनोबिल के आसपास के इलाकों में आज भी रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है और यहाँ पैदा होने वाले बच्चों में बीमारियां और मसाइल आम बात है। इस हादसे के बाद भी 14 साल तक चेरनोबिल के बाकी 3 रिएक्टर्स में न्यूक्लियाई तहकीकात और तजुर्बात जारी रहे। आखिरकार आलमी दबाव पर और तनकीद के बाद 2001 में चेरनोबिल के बाकी 3 रिएक्टर्स में काम को रोक दिया गया। ज़ेरे तामीर 2 रिएक्टर्स की तामीर पहले ही रोक दी गई थी। प्लांट के आसपास और रिएक्टर 4 के कवर के अंदर आज भी खतरनाक शुआएं मौजूद हैं। 2010 में नए कवर की तामीर शुरू की गई, जो 2019 में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में $2.3 बिलियन खर्च उठा। मुतासिर होने वाले शहर परप्यात, जहां चेरनोबिल वाक़या था, और चेरनोबिल अब भी रेडियो एक्टिविटी की वजह से वैरान है और रहाइश के काबिल नहीं है। अलबत्ता चंद एक लोग अपनी मर्जी से दोबारा से अपने घरों में आकर रहाइश पजीर हो गए हैं। लिक्विडेटर्स और बाकी तमाम अफराद जिन्होंने इस हादसे के असरात को कम करने में अपना किरदार अदा किया, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए प्लांट के पास मोनुमेंट टू दोज हु सेव्ड द वर्ल्ड के नाम से एक यादगार बनाई गई है। सयाहों को सिर्फ कुछ देर इस इलाके में रुकने की इजाज़त है। रिएक्टर के इंतहाई अंदर आज भी तापकारी वाला मादा मौजूद है, जिसको एलिफेंट फुट का नाम दिया गया है। इसका दर्जा हरारत 2500 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इस मवाद में तापकारी के असरात साइंसदानों के मुताबिक 1,00,000 साल तक बाकी रहेंगे और चेरनोबिल के इर्द गिर्द के इलाके को इंसानी रहाइश के काबिल होने के लिए 3000 साल लग जाएंगे। इस हादसे के चंद महीनों बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इस वाक़े की तहकीकात की और रिपोर्ट तैयार की। 1992 में इस रिपोर्ट में कुछ तब्दीलियां की गई। रिपोर्ट में ऑपरेटर्स को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया।
چرنوبل کے اس حادثے پر سوویت یونین کو امریکہ اور یورپ کی طرف سے سخت تنقید کا سامنا رہا۔ اس حوالے سے امریکہ اور یورپ کے اخبارات میں مختلف قسم کی خبریں پھیلیں۔ سوویت یونین کے حکام نے یوکرائن کے ساتھ واقع ممالک کو بھی کئی دنوں تک اس حادثے اور اس کے خطرات سے لاعلم رکھا، جس کی وجہ سے ان ممالک کے لوگوں کی جانیں بھی خطرے میں پڑ گئیں۔ 2019 میں HBO نے چرنوبل پر ایک منی ٹی وی سیریز بنائی جسے بہت مقبولیت ملی۔ دوستو، یہ تاریخ کا پہلا جوہری حادثہ نہیں تھا، بلکہ امریکہ، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں اس سے پہلے بھی کئی جوہری حادثے ہو چکے تھے۔ چرنوبل کے اس حادثے کے بعد بھی کئی ممالک میں اس طرح کے واقعات پیش آئے، لیکن ان میں سے اکثر کی شدت چرنوبل سے کافی کم تھی۔ بعد میں ہونے والے حادثات میں قابل ذکر فوکوشیما جاپان کا حادثہ ہے، جس کی شدت 7 تک بتائی جاتی ہے۔ تاریخ کے اس ہولناک واقعے اور اس کے تاحال خطرے کے باوجود ترقی یافتہ ممالک میں دن بدن نیوکلیئر انرجی پر کام ہو رہا ہے۔ نیوکلیئر انرجی ایک نیسیسری ایول بن چکی ہے۔ البتہ آج بھی چرنوبل کا ویران اور خاموش علاقہ ایک ہولناک داستان سنا رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے۔